सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं लोकेश आलो ने आज वापस से आपको एक आईएफएस पुणे ऑफलाइन बेच के एक ऐसे अचीवर से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने जीआरएफ को क्वालिफाई किया है और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है। तो आइए जानते हैं उनकी जर्नी को कि आखिरकार उन्होंने इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने में क्या एफर्ट्स लगाया है। मिलते हैं अनिरुद्ध से। अनिरुद्ध, कैसे हो आप? सबसे पहला एक क्वेश्चन मेरा। सर बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या रहा आपका रिजल्ट? सर जेआरएफ हुआ है, ऑल इंडिया रैंक 124। ओके। कैसी रही आपकी जर्नी वैसे आईएफएस पुणे के साथ? आईएफएस पुणे के साथ सर तो बहुत बढ़िया रही। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। जब तक वहाँ था उस टाइम प्रिपरेशन चालू ही थी। और बहुत सारी एक्सेसिबिलिटीज मुझे मिलती थी, वो लाइब्रेरी वगैरह, फैकल्टीज से इंटरेक्शन, इसलिए वो बहुत हेल्पफुल रहा था मेरी उस जर्नी में। बहुत तो बढ़िया था पुणे की आपका जर्नी। मास्टर्स वैसे कौन से ईयर में हुआ था और आपने एडमिशन कब लिया था? मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। ओके, सो मास्टर्स मेरा 2023 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था बाकी कुछ चीज़ों के लिए, कुछ और सीखना चाहता था। एक्चुअली एक डिप्लोमा भी कर रहा था बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। तो वो कंप्लीट करके मैंने आईएफएस पुणे ज्वाइन किया था उसके बाद। तो क्या उसके था बाद मैं डिसीजन उस वक्त पर आईएफएस पुणे जब आप ज्वाइन कर रहे थे उस वक्त पर? मतलब जब आप यहाँ आए होगे, आपने जो इन्वायरमेंट देखा होगा, आफ्टर कुछ तो थिंक किया होगा। सर पहले तो मेरी एक दीदी थी, वो भी आईएफएस पुणे से ही थी, क्लासरूम ऑफलाइन बैच से। तो उन्होंने भी जेआरएफ क्रैक किया था पहले पुणे से ही। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था आईएफएस पुणे। उनके रिकमेंडेशन पे ही मैं आया था। और यहाँ आने के बाद जो एनवायरनमेंट मुझे मिला, उससे मेरा डिसीजन और कॉन्क्रीट हो गया कि यहीं रह के पढ़ाई करनी है। चलो बढ़िया है। कैसे रहा आपका स्टडी शेड्यूल? क्या था यहाँ पर जब आप ऑफलाइन पुणे में थे आफ्टर लेक्चर्स के बाद में? मैं थोड़ा सा वो जानना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हो, सुबह सुबह हमारे लेक्चर्स होते थे। लेक्चर्स कुछ 1-2:30 बजे कंप्लीट हो जाते थे। उसके बाद में जब बाकी सारे मेरे खाना खाने बाकी कोर्स कंप्लीट करके फिर शाम को 4 बजे लाइब्रेरी में स्टडी करने के लिए बैठता था। फिर 4 बजे से डायरेक्ट फिर 8 बजे तक स्टडी करता था। 8 बजे खाना खा के फिर 9 बजे फिर से स्टडी करके 11:30 बजे में फिर हॉस्टल चला जाता था। उस टाइम लाइब्रेरी का एक्सेस हमें 12 बजे तक था, इसलिए पूरा वो यूटिलाइज होता था। और लास्ट लास्ट में तो लाइब्रेरी की चाबी मेरी पास ही रहती थी। आपका जब लाइब्रेरी शेड्यूल इतना लंबा था, आपका वो शेड्यूल के अंदर कैसे क्या मतलब क्या पढ़ते थे आप? जैसे आपके पर डे के लेक्चर्स का पढ़ते थे या फिर कोई बैकलॉग हो जो कि आपकी स्टडी में सर बहुत इंपॉर्टेंस रहा उसका? यस सर, जो सुबह मुझे लेक्चर्स में पढ़ाया जाता था वो तो पहले रिवाइज करता था मैं। उसके बाद जो रिवीजन हुआ था और जो पहले जो मुझे पढ़ाया गया था उसके पहले के जो यूनिट्स, उसका रिवीजन हो जाता था। दोनों रिवीजन कंप्लीट होने के बाद में फिर क्वेश्चन सॉल्विंग करता था, जो कि क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यू बुक जो है आईपास की, उससे क्वेश्चन सॉल्विंग करता था। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर मैं जो मुझे डिफिकल्टीज फेस होती थी वो नोट डाउन करके रखता था। नेक्स्ट में जब फैकल्टीज मुझे मिलेंगी तब मैं फैकल्टी से वो पूछ के लेता था। मीनवाइल मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करता उनमें से जो नए पॉइंट्स में फेस करता था उनसे हमारे नोट्स से क्रॉस चेक करके नोट्स को पूरा फोकस करके मैंने स्टडी किया था सर। और उन्हीं नोट्स से मेरे मुझे बहुत फायदा हुआ था, जो हमारे फैकल्टी के नोट्स रहते हैं, तो हमें स्टडी लेक्चर्स के टाइम हम नोट्स करते हैं। वैसे आपने अपनी जर्नी के अंदर और कौन कौन से एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है? सर बेसिकली मैंने आईसीएमआर जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। उसी मीन वाइज जो इसकी सीएसआर की जब तैयारी चल रही थी, आईसीएमआर जेआरएफ हुआ था। कर्नाटक सेट हुआ था। गेट एक्सेल, गेट बायोटेक्नोलॉजी, अब सीएसआर नेट किया है। अच्छा, इतनी सारी जो आपने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करी है उसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा आपने एफर्ट्स लगाए थे या आईएफएस के जो नोट्स है वो काफ़ी है? नहीं सर, मुझे लगता है आईएफएस के जो नोट्स है वो काफ़ी है। और जो आईएफएस से मैंने पढ़ा था उसी से मेरा आईसीएमआर भी क्वालिफाई हुआ, उसी से गेट भी हुआ, एक्सेल भी हुआ। और वैसे जैसे कि मैंने पहले बताया कि गेट के भी हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री लेक्चर्स हुए थे वो बहुत हेल्प हुए। नेक्स्ट सेट के लिए भी, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके लिए भी मुझे आईएफएस का जो सीएसआर का सिलेबस मैंने पढ़ा था वही काफ़ी रहा। बहुत अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, इसी में से आईसीएमआर भी हो गया।
वैसे एक माइंड सेट होता है आफ्टर जैसी एमएससी पास आउट होती है स्टूडेंट की, उनको करना तो होता है कि चलो हमें पीएचडी करना है या रिसर्च में जाना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो उनको पता है कि चलो सीएसआर नेट की एग्ज़ाम तो हमें क्वालिफाई करनी है, और उनको आईएफएस के बारे में भी पता है। बट वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन करें या ऑफलाइन कोर्स में ज्वाइन करें। तो आपका क्या डिसीजन था उस वक्त पर, क्योंकि आपको भी तो पता होगा ना कि ऑनलाइन कोर्स भी है एंड देन ऑफलाइन भी है। यस सर। पहले तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज ही था ऑनेस्टली, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया, मेरी दीदी ऑफलाइन कोर्स की थी, उन्होंने भी सेम प्रोसीजर से जेआरएफ क्वालिफाई किया था। और दूसरी बात, मैंने थोड़ा सा कांटेक्ट भी किया था आपकी टीम से, आईफास की टीम से। उसमें थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंट हो गया है कि ऑनलाइन क्लास से बदले ऑफलाइन क्लासेस का बहुत फायदा है। वहाँ का एनवायरनमेंट जो मुझे मिला वो बहुत फायदा किया। वहाँ के जो बच्चे सभी एक एक डायरेक्शन में जो फोकस्ड होते हैं, वो उस फोकस का मेरे पर भी असर हुआ कि मैं भी उतना ही फोकस्ड हुआ। वहाँ का मेन मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइब्रेरी का एक्सेस बहुत बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि मैं लाइब्रेरी का बहुत पूरी तरह से यूटिलाइज करता था। शाम तक देर रात तक लाइब्रेरी जो खुली रहती थी, उसका मैंने बहुत यूटिलाइज किया। हमारा टाइम कभी भी वेस्ट नहीं होता, वो आई थिंक मुझे ऑनलाइन में नहीं मिलता। इसलिए मैं बेटर वे ऑफलाइन ही प्रीफर करता हूँ, और प्रीफर किया मैंने, और सजेस्ट भी करूंगा कि ऑफलाइन मुझे अच्छा लगा कि मुझे लाइब्रेरी का एक्सेस और फैकल्टी का जो इंटरेक्शन मिलता था, लालजी सर हो, दादा सर हो, आप हो, सो उनसे इंटरेक्शन वो मुझे बहुत बेनिफिशियल लगा ऑफलाइन। आपकी जो 13 यूनिट है वैसे पूरी सीएसआर की, तो ऐसा तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ यूनिट तो होती है जिसके अंदर हमारा थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो जाता है कि ये यूनिट हमें प्रॉपर नहीं समझ में आई हो। तो फिर आप उस यूनिट को कैसे टैकल करते थे? सर, जैसे कि मेरा मास्टर्स बायोकेमिस्ट्री में होता है, एमएससी। तो बायोकेमिस्ट्री के यूनिट पहले जो बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो, मॉल बायो, वो तो मुझसे हो जाते थे। लेकिन जो नए थे मेरे लिए, वो इकोलॉजी, डाइवर्सिटी और जेनेटिक्स था, जो नए थे काफी तरह से। तो इकोलॉजी, डाइवर्सिटी तो लालजी सर ने हमें पढ़ाया था। सो उनको टैकल करने के लिए मैंने लालजी सर से ही अप्रोच किया था कि मैं पूरी तरह न्यू हूँ इस चैप्टर में, इस यूनिट के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। तो उन्होंने मुझे पर्सनली बताया था कि इस यूनिट को कैसे टैकल करते हैं। वो हर दिन डीपीपी जो देते थे, वो मैं सॉल्व करके लाता था, और उन्हीं के साथ जो नोट्स रहते थे, वो नोट्स पढ़ के उसमें से कोई डिफिकल्ट लगा मुझे तो मैं पूछता था। लेकिन डीपीपी मुझे लालजी सर हर रोज देते थे हमें, वो सॉल्व करके नेक्स्ट डे उसका डिस्कशन, वो मुझे बहुत हेल्प करता, क्योंकि क्वेश्चन कैसे टैकल करने हैं वो मुझे उसी से पता चला। वैसे बाकी यूनिट्स में मुझे हेल्प किए, जेनेटिक्स में भी बहुत हेल्प हुआ मुझे। मैं भी सर से पूछता था कि इसमें नया क्या किया जा सकता है, नए मैं अगर नया हूँ इसमें तो पढ़ के कैसे इसे सॉल्व करना है। तो वो भी मुझे बहुत फैकल्टी से ही हेल्प मिला। और आपका पेपर अटेम्प्ट करने का कुछ माइंडसेट आपने बनाया था कि जैसे मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो मेरा ये माइंडसेट रहेगा कि मैं इन क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा, या अधिकतर कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका थोड़ा सा लॉजिकल माइंड होता है तो वो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा जाते। तो आपने क्या सोचा था जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे थे उस वक्त पर? बेसिकली सर, मैं जो आपने बताया उसमें दूसरी कैटेगरी में आता हूँ, जिसमें लॉजिकल क्वेश्चन मुझे ज़्यादा आसान लगते हैं। सो मैं पार्ट सी को ज़्यादा फोकस्ड रहता था। लेकिन जैसे मैंने बताया, मैं केसी सर को भी फॉलो करता था। केसी सर हमें 1 महीना पढ़ाते थे, बायोकेमिस्ट्री जो पढ़ाने आए थे, उससे मेरा इंटरेक्शन हो। उनसे मैंने पूछा था कि मैं कैसे टैकल करूँ, सिर्फ पार्ट सी तो नहीं होगा, पार्ट बी और पार्ट ए का कैसे टैकल करना है। पार्ट सी में कर लेता था सर, पार्ट बी के लिए मुझे केसी सर ने बहुत गाइड किया, और उन्होंने जो गाइडेंस वीडियोस होते हैं वो भी मैंने देखा था। उसमें उन्होंने बताया था कि पार्ट सी होने के बाद आप पार्ट बी में मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगी उतने ही आपके चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट सी एक हद तक मदद करेगा, लेकिन पार्ट बी जहाँ ज्यादा क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे उतने मुझे बेनिफिट मिलेगा। और इस बार वैसा ही हुआ सर। पार्ट सी मेरा अच्छा ही था, पार्ट सी जो पहले से अच्छा था वो अच्छा ही था, लेकिन पार्ट बी इस साल मुझे गेम चेंजिंग लगा, क्योंकि इस बार पार्ट सी के मैंने ज्यादा अटेम्प्ट किए, और ज्यादा अटेम्प्ट करने के बाद जितने मेरे करेक्ट आए उससे मेरा क्वालिफिकेशन कंफर्म हो गया। पार्ट बी मेरे को लगा है उस पर भी फोकस करना उतना ही जरूरी है जितना पार्ट सी का। और अधिकतर स्टूडेंट का होता है कि चलो वो पार्ट सी भी अच्छे से कर लेते हैं या सीएसआर की सारी यूनिट्स के ऊपर फोकस करते हैं, बट उनके मन में लास्ट में एक ही खटास होती है कि पार्ट ए तो हमने किया ही नहीं है। तो जनरल एप्टीट्यूड क्या इतना ज़्यादा मायने रखता है, हालांकि कि सीएसआर नेट क्वालिफाई हो या नहीं हो, ऐसा कुछ माइंडसेट होता है बच्चों का। आपके भी माइंड में था कुछ? यस सर, माइंड में तो था। पहले में थोड़ा सा कंफ्यूज था कि इसको कैसे टारगेट करना है।
लेकिन जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में था तो हमारी सेपरेट एप्टीट्यूड की क्लासेस होती थी शोमिक सर से। सो उसमें से मुझे बहुत मतलब हेल्प हुई थी। और मैं ऐसा टारगेट करता था कि अगर हफ्ते के 6 दिन में, अगर 6 या 5 दिन अगर मैं पार्ट सी और पार्ट बी की अपनी नॉर्मल स्टडीज करता था, 1-2 दिन मैंने पार्ट एप्टीट्यूड के लिए रखे ही थे, जो मैं सिर्फ एप्टीट्यूड करता। और वही इस बार वो भी गेम चेंजिंग रहा। लास्ट जो मुझे पार्ट ए में जो मार्क्स मिले वो एडअप होकर मुझे जेआरएफ के लिए और भी कॉन्क्रीट डिसीजन हो गया कि वो मेरा जेआरएफ होने वाला है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि पार्ट ए पर उतना ही फोकस करें, क्योंकि पार्ट ए आपकी रैंक भी बढ़ाता है, और अगर आपका क्वालिफिकेशन कट ऑफ मार्क्स से थोड़ा आगे पीछे है तो वो भी आपका कंफर्म क्वालिफिकेशन कंफर्म कर देता है पार्ट ए। तो मेरा सजेशन रहेगी कि पार्ट ए पर फोकस रहेगा, एटलीस्ट 2 दिन तो हफ्ते के पार्ट ए को देने ही पड़ेगा। चल बहुत बढ़िया। सो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन कि आपने अभी आगे क्या सोचा है आप कि क्या करना है, किस फील्ड में आगे बढ़ना है? अभी तो मैं मेरे पहले से ही साथ सर मैं रिसर्च में ही जाने वाला हूँ। तो पीएचडी के लिए अभी बहुत जगह एप्लीकेशंस किए हैं मैंने, और काफ़ी जगह ACSIR पोर्टल है उससे एप्लीकेशंस किए हैं मैंने। एक्चुअली मैं बताना भूल गया, TIFR भी मेरा एक्चुअली हो गया था। तो उसी के थ्रू TIFR का जो स्कोर होता है जेबल्स का, उसी के थ्रू मेरा दूसरी जगह एडमिशन के लिए एक्सेस मिल गया। सो वो भी था। और इसी तरह 2-3 जगह जहाँ एक्सेस मिला है मुझे TIFR के थ्रू, CSIR के थ्रू और ICMR के थ्रू, तीनों थ्रू मैंने सब जगह एप्लीकेशंस किए हैं। अभी सभी इंटरव्यूज लाइंड अप है। जैसे कि मेरा प्रोटीन्स में रिसर्च इंटरेस्ट है, तो उसी के बेसिस पर मैंने एप्लीकेशंस किए हैं। अभी इंटरव्यूज लाइंड अप है सर। मैंने एक चीज़ सुनी है कि जैसे हम किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में PhD करना चाहते हैं, हम एप्लीकेशन करते हैं, और आफ्टर एप्लीकेशन के बाद में कुछ स्टूडेंट से मैंने ये बात सुनी कि सर अगर कभी हम उस इंस्टीट्यूट के जो रिसर्चर है जिनके अंडर में हम PhD करने वाले हैं, अगर कभी हम सिलेक्टेड हो जाते हैं तो हमें उनको पर्सनली मेल करना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके इस रिसर्च प्रोग्राम में। उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है या आपने ट्राई किया हो? वैसे तो अभी तो मैंने किसी को पर्सनली मेल नहीं किया सर, क्योंकि अभी जो पोर्टल्स ओपन हुए हैं वो सभी जनरल ब्रॉड एरियाज पोर्टल्स है। अभी तो सिर्फ एडमिशन लेना, बाकी एडमिशंस प्रोसेस चालू है। लेकिन पर्सनली मैंने किसी को मैसेज करना अभी तक जरूरी नहीं समझा, और वैसा हुआ भी नहीं सर। मैंने डायरेक्ट अप्रोच इंस्टीट्यूट को किया, उसी से हो गया। लेकिन मैंने सुना है कि पर्सनली अप्रोच भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो मैंने सभी डायरेक्ट ही अप्रोच किए। जो पोर्टल्स ओपन होते हैं एडमिशन राउंड्स के, उसी से अप्रोच किया, उसी से इंटरव्यू लाइन अप है। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड देन अगेन कि आपने मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। आप सभी लोगों ने तो देख ही लिया होगा अनिरुद्ध ने किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी, और उनके हिसाब से मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें इन्वायरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए हमारे चारों ओर का। और सबसे पहली बात तो मेहनत सबसे बड़ी हमारी एक अचीवमेंट को हासिल करने के लिए सबसे बड़ा एक सूत्र है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू अनिरुद्ध कि आपने हमारे सारे व्यूवर्स को गाइड किया, और मुझे भी लगता है कि शायद आपके वर्ड्स इनके दिमाग में ज़रूर होंगे, एंड देन अगला टॉपर आप ही में से कोई और होगा।